Dear student, in the previous video we discussed about the resistance and the VI characteristic of resistance. Now in this video we will discuss the derivation of Ohm's law. ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ जाता है कई बार. एंड ऑल्सो we will discuss the parameter on which the resistance of a material depend. So let's start. So first of all we will study the derivation of Ohm's law. So let's consider a conductor of length L and cross section area A. So we have take a conductor whose length is L and cross section area is A. These are the free electron inside the conductor who are moving with drift velocity Vd inside the conductor. Okay. As you know, already we have derived some relations in which one was the relation between electric current and the drift velocity. ये relation हम पहले derive कर चुके हैं and क्या था वो I is equal to NEA VD. Also हमने एक relation और derive किया था drift velocity in term of potential and वो था VD is equal to E potential mass of electron length of conductor tau. क्या था tau? Relaxation time. तो ये दोनों रिलेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं. सो फर्स्ट रिलेशन को हमने इक्वेशन 1 माना, सेकंड रिलेशन को हमने इक्वेशन 2 माना. नाउ व्हाट विल वी डू? बाय द इक्वेशन सेकंड we put the value of drift velocity in equation 1. Put the value of drift velocity Vd by equation 2 in equation 1. We get, तो आपको क्या मिलेगा? I as it is, N as it is, E as it is, A as it is, बस Vd की जगह हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो I is equal to NEA और Vd की वैल्यू हमने पुट कर दी. In the next step N E और E कितना हो जाएगा? E स्क्वायर, A as it is, tau as it is, M L as it is और वोल्टेज को हमने क्या किया? ब्रैकेट के बाहर ले लिया. सभी टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर लिया है, बस वोल्टेज को हमने क्या किया है? ब्रैकेट के बाहर लिया है. नेक्स्ट स्टेप में we will find the expression for V over I. तो ये I इस v के अपॉन में जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन अगले दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी v अपॉन i इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर a tau और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. ओके, चलिए नाउ ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमें कांस्टेंट ले लेते हैं. कांस्टेंट क्यों लेंगे? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म हैं दे ऑल आर कांस्टेंट. मास इलेक्ट्रॉन का m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है. लेंथ ऑफ कंडक्टर व्हिच इज आल्सो कांस्टेंट. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया था और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 29. ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं. e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन कांस्टेंट. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट एंड tau रिलैक्सेशन टाइम और इसकी भी मैंने आपको वैल्यू बताई थी जो कांस्टेंट होती है. तो दीज ऑल पैरामीटर आर कांस्टेंट. तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, तो लेट m अपॉन l और ml अपॉन n e स्क्वायर a tau. तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को मैंने r से रिप्रेजेंट किया है. तो आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट ले लिया और उसको किससे रिप्रेजेंट किया? r से. तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा? इक्वेशन 3 बिकम
V अपॉन I इज इक्वल टू R। आपने इस पूरे को क्या ले लिया है? R। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R एंड माय डियर स्टूडेंट यही आपका क्या होता है? ओम्स लॉ। V अपॉन I इज इक्वल टू R आपने क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया। दिस इज द ओम्स लॉ। तो वेरी सिंपल। अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है तो इट इज क्वाइट इजी, बशर्ते आपको ये दोनों रिलेशन क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ओके, चलिए। ओके, नाउ वी डिस्कस on the term on which the resistance of material depend। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो अभी पिछले आर्टिकल में अभी हमने किया था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो उसमें हमने जो R है उसकी वैल्यू क्या थी? ml अपॉन ne स्क्वायर a टो। इस पूरे टर्म को हमने किसके बराबर ले लिया था? R के। और ये R क्या है? रेजिस्टेंस। ओके, चलिए। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो इसमें पहली बात निकल के क्या आती है? जो R है वो L के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कभी भी नहीं बदलेगा। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कभी नहीं बदलेगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कभी नहीं बदलेगा। और टो रिलैक्सेशन टाइम ये बदल सकता है। अगर मैं देखिए वैसे तो ये सभी टर्म कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें M, E और N ये तो कभी भी चेंज होंगे नहीं। यानी अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं R डायरेक्टली डिपेंड ऑन L, A एंड टो। देखिए जो R है वो डिपेंड करेगा इन तीनों पर। तो अगर आप देखेंगे L पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। R डायरेक्टली डिपेंड ऑन L। ओके, यानी अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और लेंथ डिक्रीज की जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और मैं कहता हूं इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। और अगर मैं इसकी लेंथ को 2L कर दूं, ओके, मान लीजिए ये R1 और इसका रेजिस्टेंस क्या कर लूं? R2। तो मान लीजिए L1 और ये L2। तो अगर साफ दिखाई दे रहा है L1 ग्रेटर देन है L2, तो यानी R2 भी R1 से क्या होगा? ज्यादा ही होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, मान लीजिए कंडक्टर X और ये कंडक्टर Y, तो अगर Y की लेंथ X से ज्यादा है तो Y का रेजिस्टेंस भी X के रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होगा। ओके, नंबर 2। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। इसके बाद R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। ये क्या कहता है? अगर किसी कंडक्टर का एरिया इंक्रीज किया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाय A इंक्रीज R गेट डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय L इंक्रीज R ऑल्सो इंक्रीज। L इंक्रीज तो R इंक्रीज, A इंक्रीज तो R डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम। वैसे तो मैं आपको एक बताऊं, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होता है? लगभग
कांस्टेंट ही होता है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। एम, ई, एन और टो ये लगभग कांस्टेंट ही रहते हैं। इन सभी पैरामीटर में अगर कोई दो वेरिएबल है तो वो एल और ए। हम कंडक्टर की लेंथ और एरिया को ही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आर डिपेंड ऑन एल, आर डिपेंड ऑन ए। तो आप कहेंगे कि सर एल को हमने डिस्कस कर लिया, ए को हमने डिस्कस कर लिया, तो क्या एम, एन, ई और टो का कोई रोल नहीं है? है। कैसे? देखिए, ये सब मिलके मटेरियल के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। हम क्या करेंगे? नंबर 3, आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी आर भले ही कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग मटेरियल के लिए आर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। कॉपर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और, आयरन के लिए कुछ और, सिल्वर के लिए कुछ और। मतलब आर जो है वो किस बात पे और डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो दीज आर द 3 पैरामीटर ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। ओके। और एक चीज और थी, लेकिन उसको हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है लिख देते हैं। वैसे तो कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इस कंसेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी जब बात हुई है तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं कि रेजिस्टेंस क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली? बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये बात किसके लिए है? ये बात है कंडक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम कुछ मटेरियल और डिस्कस करेंगे, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, वहां ये थोड़ा सा चेंज होगा। तो फिलहाल तो याद रखिए, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दीज आर द पैरामीटर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ओके स्टूडेंट, अभी हमने सीखा कि वे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके ऊपर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो कई बार तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपसे पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, लेकिन कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी और इवन आपके कंपटीशन में भी। किस तरह से, मैं आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। आपसे कहा जाता है कि किसी मटेरियल का, कंडक्टर का लेंथ अगर डबल कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ को कम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया को इतना कम कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ को, एरिया को, रेडियस को चेंज किया जाए, डायमीटर को चेंज किया जाए। तो इस तरह के और क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैं आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधा 2 या 3 मार्क्स में आता है, और कंपटीशन में आते हैं तो वहां भी आपको काफी टाइम लग जाता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको मैं एक थोड़ा सा शॉर्टकट दूंगा कि हाउ यू कैन सेव योर टाइम इन कंपटीशन एंड इवन योर बोर्ड। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा शॉर्टकट, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो समझिए, बात करते हैं नंबर 1, फॉर चेंज इन लेंथ। अगर न्यूमेरिकल में लेंथ में चेंज किया गया है, चेंज यानी या तो इंक्रीज कर दी गई है या डिक्रीज कर दी गई है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, अगर चेंज किया गया है इन एरिया, तो आप फॉर्मूला लेके चलेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू
बताइए A1 अपॉन A2 आएगा या A2 अपॉन A1 आएगा? तो जो समझदार बच्चे वो समझ गए होंगे रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहां 1 तो यहां 1, यहां 2 तो यहां 2। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर R1 अपॉन R2 लिखा है तो आप A2 अपॉन A1 लिखेंगे। तो ये आप इन दो चीजों को नोट कर लीजिए। कई बार अगर वो न्यूमेरिकल में किस में चेंज करें, रेडियस में, फॉर चेंज इन रेडियस, तो आप फॉर्मूला लेंगे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4। ओके, और लास्ट फॉर चेंज इन डायामीटर, अगर डायामीटर में चेंज किया जाए तो हम लिखेंगे R1 अपॉन R2 D2 अपॉन D1 की पावर 4। तो ये चारों फॉर्मूले आप समझ लें। बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर लेंथ और एरिया का क्वेश्चन है तो 2 पावर 2 आएगी, और रेडियस और डायमीटर का क्वेश्चन है तो पावर 4 आएगी। तो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला। ओके, लेट्स वी हैव अ न्यूमेरिकल। ये मैं वही न्यूमेरिकल आपके कराऊंगा जो लगभग अभी तक बोर्ड में 3-4 बार आ चुके हैं। बोर्ड क्या है वही न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप अपनी बुक्स में रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये देखिए बोर्ड में आपका न्यूमेरिकल है। अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ R। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R। इफ इट इज स्ट्रेच 3 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? लेंथ को अगर स्ट्रेच करके 3 टाइम्स कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो लेट्स सी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर लेंथ में चेंज हो, वायर की लेंथ में चेंज हो, तो क्या फॉर्मूला था? वी हैव R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ओके, तो R1 की वैल्यू क्या है, R, इनिशियल रेजिस्टेंस। R2 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इनिशियल लेंथ को हम क्या ले लेते हैं, L1 को L ले लेते हैं। मान लीजिए पहले लेंथ क्या थी, L, और L2 क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ गई है, यानी L2 हो जाएगा 3L। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। मान लीजिए पहले रेजिस्टेंस क्या था, R, और बाद वाले रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल लेंथ, पहली जो लेंथ थी उसको L मान लो, तो L2 सवाल न्यूमेरिकल में क्या है, 3 टाइम्स यानी 3L। चलिए नेक्स्ट स्टेप, R अपॉन R2 इज इक्वल टू L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी 1/3 का स्क्वायर। R अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/9। तो यहां से R2 इज इक्वल टू 9R। तो यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 9R, या ये कह दीजिए न्यू रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा अगर लेंथ को 3 टाइम्स किया गया है। तो समझ में आया? ओके, okay students, now we have one more numerical. A wire radius R has resistance R। एक वायर है जिसके रेडियस स्मॉल r और रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। If the radius get half of its original value, तो हमसे पूछा गया है what will be the new resistance। तो let's find out। तो हमें क्या मालूम है, रेडियस के केस में हमने आपको क्या सिखाया था, वी हैव R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4। याद आ गया आपको, ये था फॉर्मूला व्हेन वी हैव द चेंज इन रेडियस। ओके, तो
इनिशियल वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, R, तो R1 की वैल्यू क्या हो गई R, R2 आपसे पूछा है। चलिए R2 है फाइनल रेडियस, R1 है इनिशियल रेडियस, तो इनिशियल रेडियस में R ले लेता हूं R1 को, और R2 क्या बोला गया है, रेडियस गेट हाफ, यानी जो R2 है, अगर R1 R है तो R2 कितनी होगी R/2 पावर 4। चलिए R अपॉन R2 इज इक्वल टू, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, वी विल गेट 1/2 की पावर 4 R ओवर R2 इज इक्वल टू वी विल गेट 1/16, तो R2 कितना हो जाएगा 16R, तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस बिकम 16 टाइम्स, तो जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस के कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर गुड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ चुका है, लेट्स सी। A wire resistance R is compressed by 10% of its original length। एक वायर है और इसकी लेंथ को 10% कम कर दिया गया है। What will be the new resistance? तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, और इसका एक बी पार्ट और है, also find how much percentage resistance change। तो इसमें दो बातें पूछी गई हैं, एक तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टेंस में चेंज क्या होगा। और एक खास बात, अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है, तो नॉट टू वरी, दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्वाइट इजी। लेट्स सी, सबसे पहले तो देखिए इसमें चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में। तो लेंथ के लिए हमारे पास वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है, क्या वी हैव, बताइए, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। चलिए अब उसने कहा है लेंथ को 10% बाय कंप्रेस किया गया है। देखिए यहां वर्ड पे ध्यान दीजिए, कंप्रेस किया गया है, तो कंप्रेस करने से लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, तो कंप्रेस करने से लेंथ कम होगी, और कितनी कम कर दी गई है 10%। तो लेट L1 को, देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हम इनिशियल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं, और अगर आपको वैल्यूज परसेंटेज में गिवन है तो हम वैल्यूज भी परसेंटेज में ही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इनिशियल लेंथ है, हमें नहीं मालूम इनिशियल लेंथ क्या थी, हम इसको 100% मान लेते हैं। मैं उसको क्या ले लेता हूं 100 ले लेता हूं। ओके, मान लीजिए इनिशियल लेंथ क्या थी 100, मुझे नहीं मालूम वो कितनी थी, मैंने उसको 100 मान लिया। अब जो L2 है उसने कहा है लेंथ को 10% कम कर दिया, तो जब लेंथ को 10% कम कर दिया, तो अगर शुरू में वो 100% थी, जो भी लेंथ थी उसको आपने 100% माना, 10% कम कर दिया तो बची हुई कितनी हो गई 90%, तो ये हो गया आपका 90%। यानी अगर आपने शुरू में लेंथ को 100% मान लिया तो 10% कम करने से अब कितनी लेंथ बच गई 90%। कंसेप्ट समझ आ गया? ओके, तो वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में रखेंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 100%, L2 की वैल्यू 90% और इसका स्क्वायर। समझ में आ गया सभी का? ओके, R1 अपॉन R2, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा 10/9। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 100/81, देख लीजिए ये आ जाएगा। ओके, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या मैं R2 को ये लिख सकता हूं 80/100 R1, देख लीजिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, तो अगर मैं नीचे से 100 हटा दूं तो क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल। तो देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। क्यों? तो जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 80% ऑफ R1। ये बात समझा भाई? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 81% ऑफ R1। ठीक है, पहले वाले का 81%, पहले वाले का 81%, यानी ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और अगर हम इसका सेकंड पार्ट भी करें, यानी हमसे क्या पूछा गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा? तो देखिए, क्या आप बता सकते हैं? मैं लिखूंगा R1 माइनस R2। आप कहेंगे सर R2 माइनस R1 क्यों नहीं लिखा? देखिए, चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करो, ज्यादा में से कम घटा दो। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, किसको कम कर रहे हैं, लेंथ को कम कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। तो अगर आप लेंथ को कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो यानी पहले लेंथ ज्यादा थी तो पहला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब लेंथ को 10% कम कर दिया तो बाद वाला रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा ही नहीं होगा। ओके, तो R1 हम क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, 100%। R2 कितना है, 81%, तो कितना कम हो गया, 90% रेजिस्टेंस कम हो गया। ओके, तो वेरी इजी। बाकी आप रेफरेंस बुक में जाके ऐसे आपको कई सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।